आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की पृष्ठभूमि के बारे में। किस प्रकार से यूएनओ संगठन की स्थापना हुई, कौन कौन से वो कारण रहे या कौन कौन सी वो घटनाएं घटित हुई जिसके कारण हमें जरूरत पड़ी कि एक ऐसा संगठन बने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध को रोक सके। तो चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। सबसे पहले हम संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ने से पहले पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो विश्व स्तर पर अब तक 2 युद्ध लड़े जा चुके हैं। पहला जो युद्ध लड़ा गया उसे प्रथम विश्व युद्ध कहा गया। समय की बात करें तो 1914 में शुरू हुआ, 1918 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोई भी युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें जो महत्वपूर्ण नीति होती है वो होती है साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति के कारण क्या होता है, प्रत्येक देश अपनी सीमाओं का क्या करता है, विस्तार करता है। और जब सीमाओं का विस्तार एक देश करेगा तो जाहिर सी बात है कि दूसरे देश की सीमाओं का अतिक्रमण होगा, वो दूसरे देश की सीमाओं पर अपना अधिकार करेगा और इससे क्या होगा, देशों के मध्य में तनाव हो जाएगा और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। तो इस प्रकार से साम्राज्यवादी नीति के कारण युद्ध होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में पूरा जो विश्व था वो पूरा विश्व 2 भागों में बट गया। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। एक को नाम दे दिया गया मित्र राष्ट्र और दूसरे को नाम दे दिया गया धुरी राष्ट्र। एक को मित्र राष्ट्र नाम दिया गया और दूसरे को धुरी राष्ट्र नाम दिया गया। अब युद्ध क्यों शुरू हुआ, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो कारण ये था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और ये हत्या किसके माध्यम से की गई, सर्बिया के माध्यम से। तो सर्बिया के माध्यम से ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई और उसी से प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। अगर हम बात करें कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, तो सर्बिया जो था वो तो मित्र राष्ट्र में था। सर्बिया के साथ साथ अगर हम बात कर लें तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये देश तो किसका सहयोग कर रहे थे, सर्बिया का सहयोग कर रहे थे। ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया का सहयोग जो कर रहे थे जर्मनी है, हंगरी है। तो इस प्रकार से पूरा विश्व कितने भागों में बट गया, 2 भागों में बट गया। एक को धुरी राष्ट्र कहा गया, एक को मित्र राष्ट्र कहा गया। मित्र राष्ट्र में सर्बिया, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की महत्वपूर्ण भूमिका रही और धुरी राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी। इस प्रकार से युद्ध लड़ा गया। युद्ध लड़ने के आगे की हम बात करें तो युद्ध का जो परिणाम निकला वो बड़ा भयानक परिणाम निकला। परिणाम ये निकला कि 1 करोड़ से अधिक व्यक्ति इसमें मारे गए। जब 1 करोड़ व्यक्ति मारे गए तो विश्व के देशों ने आपस में मिलकर के सोचा कि किसी भी प्रकार से विश्व में वापस से युद्ध नहीं हो, युद्ध को रोका जाए। तो भविष्य में युद्ध नहीं हो इसके लिए एक ऐसी संस्था बना दी जाए जो विश्व में किसको रोके, युद्ध को रोके। इसलिए एक संस्था का आविर्भाव हुआ जिसे नाम दिया गया लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ।
तो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का निर्माण किया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 10 जनवरी 1920। इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई वो किसने निभाई? वुड्रो विल्सन। इसलिए वुड्रो विल्सन को राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। तो वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका किसे स्थापित करने में थी? राष्ट्र संघ को स्थापित करने में थी। तो वुड्रो विल्सन के माध्यम से 10 जनवरी 1920 में राष्ट्र संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। राष्ट्र संघ का जो हेड ऑफिस था, जो मुख्यालय था, वो कहाँ पर था? तो जिनेवा और ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय रहा। अब राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? तो इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो किसको रोकना था? युद्ध को। तो युद्ध को रोकना, क्योंकि विश्व में शांति तभी बनी रहेगी जब विश्व में क्या रुके? युद्ध रुके। तो युद्ध को रोकना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। साथ ही साथ और क्या काम ये कर रहा था कि देशों के मध्य में जो तनाव होता है, देशों के मध्य तनाव, इस तनाव को किसके माध्यम से दूर करना? मध्यस्थता के माध्यम से दूर करना। तो मध्यस्थता के माध्यम से तनाव के जो बिंदु हैं देशों के मध्य में, उन्हें क्या करना? दूर करना, उन्हें हल करना। लेकिन राष्ट्र संघ भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा। उसका कारण ये था कि शक्तिशाली जो देश थे वो इसकी बात को नहीं मानते थे और ये इसकी शक्ति कमजोर होने के कारण ये उन्हें रोकने में असमर्थ रहा। परिणाम ये निकला कि आगे चल करके एक युद्ध और हुआ जिसे द्वितीय विश्व युद्ध नाम दिया गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हम बात करें तो देखो 1939 में तो ये शुरू हुआ और 1945 में ये क्या हो गया? समाप्त हो गया। प्रत्येक युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है। यहाँ पर कारण ये रहा कि जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? पोलैंड पर। तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसी से किसकी शुरुआत हो गई? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें भी पहले वाले युद्ध की तरह ही पूरा जो विश्व था वो दो भागों में बट गया। एक को नाम दिया गया मित्र राष्ट्र और दूसरे को नाम दिया गया धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में हम बात करें तो जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ या यूएसएसआर, अमेरिका है, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर धुरी राष्ट्र की बात करें तो जर्मनी है, जापान है, इटली है। तो इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। युद्ध का परिणाम क्या निकला कि जो धुरी राष्ट्र थे, प्रथम विश्व युद्ध में भी धुरी राष्ट्र हार गए थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भी कौन हार गए? धुरी राष्ट्र हार गए। मित्र राष्ट्रों
को सफलता प्राप्त हुई, ये युद्ध में जीत गए। अब इसका परिणाम ये निकला कि मित्र राष्ट्र तो जीत गए, लेकिन 5 करोड़ लोग इस युद्ध में मारे गए। जब इतने व्यक्ति युद्ध में मारे गए तो एक प्रकार से ये वो स्थिति थी जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर भविष्य में युद्ध होगा तो मानव सभ्यता जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो किसी भी प्रकार से युद्ध को रोका जाए, इसके लिए ये जरूरत थी, ये आवश्यकता थी कि एक शक्तिशाली संस्था की स्थापना की जाए जो विश्व में किसी ये रोक सके, युद्ध को रोक सके। और इसलिए शक्तिशाली संस्था की स्थापना जो राष्ट्र संघ से भी ताकतवर हो, क्योंकि राष्ट्र संघ कमजोर रहा, तो शक्तिशाली संस्था बने जो विश्व में शांति व्यवस्था कायम रख सके, युद्ध को रोक सके। और इसी के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही 1941 से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई और 1941 में एटलांटिक चार्टर 1941 का एटलांटिक चार्टर रहा। 1945 का याल्टा सम्मेलन है। फिर 1945 का ही सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, तो इन सम्मेलनों के माध्यम से यूएनओ की क्या की गई, स्थापना की गई। 1945 में अटलांटिक महासागर में 2 देश, एक की हम बात कर लें अमेरिका और दूसरे की हम बात कर लें ब्रिटेन, इसके जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो मिलते हैं। ऐसे 1945 में याल्टा सम्मेलन में यूएनओ की प्रकृति के बारे में सोचा गया कि यूएनओ किस प्रकार से काम करेगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका ढांचा किस प्रकार से होगा। 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर को महत्वपूर्ण योगदान मिला कि यूएनओ का जो चार्टर है उसे अंतिम रूप मिल गया कि यूएनओ के चार्टर में कितने अनुच्छेद होंगे, कितने अध्याय होंगे। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में निर्धारित हुआ 24 अक्टूबर 1945 को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हो गई, स्थापना। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यूएनओ दिवस मनाया जाता है। और यूएनओ की स्थापना में महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही, महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस प्रकार से 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी संस्था की स्थापना हुई जिसने आगे चलकर देशों के मध्य में जो तनाव था उसे भी दूर करने का प्रयास किया और भविष्य में तीसरे विश्व युद्ध को होने से बचाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ, पहले तो हम स्थापना की बात करें तो यूएनओ की जो स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अब इसका जो हेड ऑफिस है वर्तमान में कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। ये कहाँ पर है, अमेरिका। तो अमेरिका में इसका हेड ऑफिस है। आगे हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके कितने अंग हैं, तो अंगों की बात करें तो यूएनओ के अंग
तो यूएनओ का निर्माण मुख्य रूप से कितने अंगों से मिलकर के हुआ है? 6 अंगों से मिलकर के हुआ है, जिनमें हम बात कर लें तो महासभा, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद, आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसके बाद में आगे हम बात करें तो न्यास परिषद, न्यास परिषद, और लास्ट की हम बात कर लें सचिवालय। तो इस प्रकार से महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, इन सभी को हम मिला देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? यूएनओ का निर्माण हो जाता है। तो ये यूएनओ के क्या हैं? अंग हैं। अब इन यूएनओ के अंगों में से हम बात कर लेते हैं महासभा और सुरक्षा परिषद की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महासभा की। महासभा, महासभा, इसके अन्य नाम इसे साधारण सभा भी कहा जाता है, महासभा को यूएनओ का सबसे बड़ा, यूएनओ का सबसे बड़ा और बड़े के साथ साथ महत्वपूर्ण अंग भी कहा जाता है। तो यूएनओ के जितने अंग हैं उन अंगों में से सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन है? महासभा है, और ये सबसे महत्वपूर्ण अंग भी है। इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है, विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो विश्व की लघु संसद कहा जाता है महासभा को। विश्व की नगर बैठक कहा जाता है, विश्व की नगर बैठक, विश्व की नगर बैठक भी महासभा को कहा जाता है। तो ये तो इसके कुछ नाम हुए। जिस प्रकार किसी भी देश में केंद्र में कानून बनाने वाली जो संस्था होती है, ठीक है, उसी प्रकार से महासभा कार्य करती है। जितने भी सदस्य यूएनओ के सदस्य होते हैं वो सभी सदस्य किसके सदस्य माने जाते हैं? महासभा के सदस्य माने जाते हैं। जो भी यूएनओ का सदस्य देश बनता है वो अपने आप ही स्वतः ही महासभा का क्या माना जाता है? सदस्य माना जाता है। तो वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में सदस्य संख्या, वर्तमान में सदस्य संख्या, और वर्तमान में इनकी जो सदस्य संख्या है यूएनओ की बोल दें या महासभा की बोल दें, वो कितनी है? 193। तो 193 जो सदस्य हैं वो महासभा के सदस्य हैं या यूएनओ के सदस्य हैं। अब इनमें हम बात करें तो इसका जो 193वां जो देश बना, सदस्य बना, वो कौन था? तो वो था दक्षिण सूडान, दक्षिण सूडान। और दक्षिण सूडान जो था
वो महासभा का या यूएनओ का 193वां देश बना और ये कब बना? 2011 में। इसी प्रकार से 192वां जो इसका देश बना उसका नाम था मोंटीनिग्रो। तो मोंटीनिग्रो, और ये कब बना था? 2006 में। कौन सा देश बना यूएनओ का? तो 192वां देश बना, नाम था मोंटीनिग्रो। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? सदस्य संख्या की। अब जो भी देश होता है, जैसे 193 देश हैं, तो प्रत्येक देश अपने अधिकतम 5 व्यक्ति, 5 सदस्य कहाँ पर भेज सकता है? महासभा में भेज सकता है। तो 5 सदस्य प्रत्येक देश कहाँ पर भेजेगा? महासभा में। लेकिन खास बात क्या रहेगी? जब भी महासभा में वोटिंग होगी, मतदान की बात आएगी, तो ऐसी स्थिति में इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य ही क्या डालेगा? वोट डालेगा। तो एक सदस्य को मतदान का अधिकार रहेगा। तो एक सदस्य ही मत दे पाएगा। मत देने का उसे क्या प्राप्त होगा? अधिकार प्राप्त होगा। तो प्रत्येक देश अपने यहाँ से 5 सदस्य कहाँ पर भेज सकता है? महासभा में भेज सकता है। तो ये तो हमने बात की किसकी? सदस्य संख्या की, और किस प्रकार से कितने सदस्य एक देश भेज सकता है। अब हम बात करें, महासभा एक मंच प्रदान करता है, ठीक है, जहाँ से प्रत्येक जो देश है, जो इसका सदस्य है, वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। अब इसकी बैठक की बात करें कि महासभा जो है उसकी बैठक या उसका अधिवेशन कब होता है। तो बैठक की बात करें तो साल में इसकी कितनी बैठक होती है? एक ही बैठक होती है। और वो साल में बैठक कब होती है? तो प्रतिवर्ष इसकी जो बैठक होती है वो नवंबर में शुरू होती है, और नवंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर मध्य दिसंबर तक चलती है। तो हर साल एक बैठक होती है जो नवंबर में शुरू होती है, और नवंबर के तीसरे मंगलवार से लेकर के मध्य दिसंबर तक इसकी बैठक होती है। जब इसकी बैठक होती है तो उस बैठक में एक व्यक्ति को क्या बनाया जाता है? सभापति। इसकी बैठक में एक व्यक्ति क्या बनता है? सभापति। 17 जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं उपाध्यक्ष। तो एक सभापति होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। तो एक तो क्या हो गया? अध्यक्ष, ठीक है। 17 हो गए उपाध्यक्ष, ठीक है। और इसकी 7 समितियां स्थायी। तो एक तो इसका अध्यक्ष हुआ, 17 उपाध्यक्ष हुए, और 7 इसकी स्थायी समितियां होती हैं। तो जब भी इसकी बैठक होती है तो सभापतित्व करते हैं इसके अध्यक्ष। प्रथम जो इसके सभापतित्व करते हैं, प्रथम जो इसके अध्यक्ष थे, किसके अध्यक्ष? महासभा के। महासभा के जो प्रथम अध्यक्ष बने वो कब बने? 1946 में। उनका नाम क्या था? तो मिस्टर पाल स्पोक। और ये कहाँ के थे? ये थे बेल्जियम। तो मिस्टर
पॉल स्पुक। तो पूरा नाम तो इसका मिस्टर हेनरी पॉल स्पुक था। तो मिस्टर पॉल स्पुक इसके प्रथम अध्यक्ष बने या प्रथम सभापति बने। अब 1950 में क्या हुआ? 1950 में एक महासभा में एक नया सिस्टम शुरू किया गया जिसे कहा गया शांति का एकता प्रस्ताव। शांति का एकता प्रस्ताव, शांति का एकता प्रस्ताव बोल दें या फिर इसका दूसरा नाम है शांति के लिए संगठित या संगठन का प्रस्ताव। तो शांति का एकता प्रस्ताव बोल दें या फिर शांति के लिए संगठन का प्रस्ताव। सीधी सीधी बात यही है कि विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व है वो यूएनओ का है, और यूएनओ में ये जिम्मेदारी किसकी होती है? सुरक्षा परिषद की। तो विश्व में युद्ध न हो इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद की होती है। लेकिन जब सुरक्षा परिषद अपने कार्य में असफल होती है तो ऐसी स्थिति में फिर महासभा का ये उत्तरदायित्व बन जाता है कि वो ऐसी विकट परिस्थिति में विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करे, प्रयास करे। और ऐसा कार्य करने का जो अधिकार दिया गया वो 1950 में महासभा को दिया गया। तो इस शांति के एकता प्रस्ताव के माध्यम से महासभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। अब बात करते हैं महासभा के कार्य कि महासभा कौन कौन से कार्य करती है। तो देखो, पहला काम अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, कि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समय समय पर वो विचार विमर्श करती रहती है। तो एक कार्य तो ये हुआ। दूसरा कार्य हुआ निरीक्षण का कार्य। निरीक्षण का कार्य, और ये निरीक्षण का कार्य कौन सा कार्य होता है? तो निरीक्षण का कार्य से अभिप्राय है कि यूएनओ की जो एजेंसियां होती हैं उनका निरीक्षण करना, ये कार्य मुख्य रूप से किसका होता है? महासभा का होता है। इसके साथ ही यूएनओ का बजट पास करना। तो यूएनओ का बजट पास करना ये कार्य भी किसका होता है? महासभा का होता है। इसके साथ ही चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य से अभिप्राय है कि किसी देश को यूएनओ का सदस्य बनाना है या नहीं बनाना, या सदस्य देश है उसको सदस्यता से हटाना है। तो चुनाव संबंधी जो कार्य है वो भी महासभा के माध्यम से ही किया जाता है। और यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ के चार्टर में संशोधन, चार्टर में संशोधन। तो यूएनओ का जो चार्टर है, यूएनओ का जो संविधान है, उसमें अगर संशोधन करना है तो ये कार्य भी किसके माध्यम से किया जाएगा? महासभा के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार से महासभा अपने कार्य को करती है। महासभा के बाद में फिर हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद की हम बात करें तो यूएनओ का दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है उसका नाम है सुरक्षा परिषद। और ये जो सुरक्षा परिषद है तो यूएनओ की सफलता है, सफलता के लिए जिम्मेदार जो अंग है वो कौन है? सुरक्षा परिषद। नाम से आपको पता लग रहा है कि सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसे दे रखा है? सुरक्षा परिषद को। दुनिया का इसे पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन। तो पुलिस का जो कार्य है वो क्या है? शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो दुनिया का पुलिसमैन इसे कहा जाता है। इसके बाद में यूएनओ की इसे कुंजी भी कहा जाता है। यूएनओ की कुंजी किसे कहा जाता है?
तो यूएनओ की कुंजी कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। अब देखो सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद में जो सदस्य हैं वो सदस्य कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक तो सदस्य होते हैं स्थायी, सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध में देखो मित्र राष्ट्र में हमने बात की थी ब्रिटेन, फ्रांस, इसके अलावा रूस, इसके अलावा अमेरिका, और इसमें हम क्या जोड़ दें? चीन। तो इस प्रकार से 5 देश यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसके कैसे सदस्य हैं? स्थायी सदस्य हैं, जो संस्थापक सदस्य भी थे और साथ में स्थायी सदस्य भी हैं। स्थायी सदस्य के साथ साथ अस्थायी सदस्य भी सुरक्षा परिषद में होते हैं। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो अस्थायी सदस्य हैं 10, जो समय समय के अनुसार परिवर्तित या बदलते रहते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 2 वर्ष। स्थायी सदस्य तो जब तक यूएनओ रहेगा तब तक वो इसके क्या रहेंगे? सदस्य रहेंगे। किसके? सुरक्षा परिषद के। लेकिन अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा? 2 वर्ष। अस्थायी जो सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 10। पहले इनकी संख्या कितनी थी? तो पहले इनकी संख्या थी 6। फिर 1965 में क्या हुआ? इनकी सदस्य संख्या 6 से बढ़ करके कितनी हो गई? 10 हो गई। तो इस प्रकार से अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। इनकी सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? 6 है, जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पूर्वी यूरोप और पूर्वी देशों से लिए जाते हैं, समय समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अब बात करें अस्थायी जो सदस्य हैं इनके निर्वाचन, इनके चुनाव की, कि आखिर इनका चुनाव होता कैसे है? तो अस्थायी सदस्यों को चुनने के लिए सलाह देने का कार्य कौन करेगी? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर, सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा क्या करती है? चुनाव करती है। किसका चुनाव करेगी? अस्थायी सदस्यों का। ठीक है। सुरक्षा परिषद जो भी कार्य करती है तो इसमें कार्यवाही के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित है वो कितनी है? वो है 9। इन 9 में से 5 तो क्या होने चाहिए? स्थायी सदस्य। 5 सदस्य तो कैसे होने चाहिए? स्थायी। और अस्थायी सदस्यों में मिनिमम कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो 5 सदस्य स्थायी होने चाहिए और उसके बाद में अस्थायी सदस्य। ठीक है। तो कार्रवाई तभी कर पाएगी कौन? सुरक्षा परिषद, जब 5 तो स्थायी सदस्य तैयार हों और कम से कम 4 अस्थायी सदस्य तैयार हों। एक शब्द आता है वीटो। वीटो का मतलब होता है मैं मना करता हूँ, मैं मना करता हूँ। देखो जब भी क्या होता है, जैसे मान लो ये पाकिस्तान है और ये भारत है। मान लो पाकिस्तान ने किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो ऐसी स्थिति में विश्व में युद्ध को रोकना जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? तो सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी हो जाएगी। पहले मान लो पाकिस्तान को समझाया जाएगा, अगर पाकिस्तान तैयार नहीं होता है समझने के लिए तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए, ठीक है, प्रस्ताव लेकर के आएगी। और उसमें टोटल जो 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, उनमें से अपना कितना बहुमत चाहिए?
तो 9 का बहुमत चाहिए, जिसमें 5 सदस्य स्थायी होने चाहिए और 4 अस्थायी होने चाहिए। अस्थायी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 4। अगर इन 5 स्थायी सदस्यों में एक सदस्य भी वोटिंग के समय उस समय अगर उपस्थित नहीं होता, इसका मतलब उसने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। और जब इन 5 में से एक सदस्य भी अगर मना कर देता है या वोट नहीं डालता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग कर लिया। और जब 5 सदस्य तैयार नहीं होंगे तो सुरक्षा परिषद ऐसी स्थिति में कार्य नहीं कर पाएगी, और तब विश्व में शांति व्यवस्था को कायम रखने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी हो जाएगी, महासभा की हो जाएगी। तो इस प्रकार से वीटो शक्ति का प्रयोग स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, और भारत भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। एक संगठन होता है G4। तो G4 संगठन है जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील और भारत ये चाहते हैं कि हमें भी सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य, स्थायी सदस्य बनाया जाए, क्योंकि 1965 से लेकर 2020 तक काफ़ी समय निकल चुका है, और वो सभी शर्तें जो सदस्यता के लिए आवश्यक हैं वो सभी शर्तें हम पूरी करते हैं, इसलिए हमें सदस्य बनाया जाना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसा संभव कब होगा, जब 5 स्थायी सदस्य इसके लिए क्या हों, तैयार हों, और 4 अन्य सदस्य भी तैयार हों, तभी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना जा सकता है। सबसे पहले तो यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हमें उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 92 में। तो अनुच्छेद 92 में हमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में उल्लेख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो 1946 में हुई। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय हेग, और ये हेग कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। यहाँ पर इसका हेड ऑफिस है, इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य कौन होते हैं, तो यूएनओ के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य होते हैं। लेकिन बात करें न्यायाधीशों की, तो इसमें न्यायाधीश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं, तो न्यायाधीश होते हैं 15। अब इन 15 न्यायाधीशों में से एक को तो बनाया जाता है सभापति, ठीक है, या फिर उपसभापति। तो 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं, उनमें से एक को सभापति या उपसभापति बनाया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो कुल न्यायाधीश कितने हुए, 15 न्यायाधीश हुए। अब इनके कार्यकाल की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का, ये जो 15 न्यायाधीश हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष। अब इसका सिस्टम क्या है कि प्रति 3 वर्ष पर पांच न्यायाधीश पदमुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 9 वर्ष कार्यकाल है, ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, ठीक है, वो पदमुक्त हो जाएंगे। तो हर 3 साल पर, ठीक है, हर 3 साल पर 5 न्यायाधीश, मतलब 1/3 ऐसे न्यायाधीश चले जाएंगे जिन्होंने 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा
कर लिया है और उनके स्थान पर 5 नए न्यायाधीश या 1/3 न्यायाधीश, आप इसको 1/3 भी बोल सकते हैं या 5 न्यायाधीश भी बोल सकते हैं। तो हर 3 वर्ष के बाद में ऐसे न्यायाधीश जिन्होंने अपना 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, अर्थात 5 न्यायाधीश या 1/3 न्यायाधीश पदमुक्त हो जाएंगे, उनके स्थान पर नए सदस्य या नए न्यायाधीशों का चुनाव कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ इनका कार्यकाल। कार्यकाल के बाद में आगे हम बात करें तो इनके चुनाव की बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका चुनाव कैसे किया जाता है। तो चुनाव वाला सिस्टम वही रहेगा, सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद की क्या सलाह है। तो सुरक्षा परिषद की जो सलाह है, उस सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा जो न्यायाधीश हैं उनका क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। चुनाव के बाद में हम बात करें कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, दलवीर भंडारी। अब चुनाव तो हो गया, जैसे भारत की बात कर लें या वर्तमान में भारत के दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। तो वर्तमान समय में कौन, दलवीर भंडारी, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है। जो भी न्यायाधीश बनता है उसका अपने देश से और अपनी सरकार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है कि वो सरकार के निर्देशों पर या फिर अपने देश के निर्देशों पर क्या करे, कार्य करे। तो सरकार और देश के निर्देशों पर कार्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश चुना जाता है वो नहीं करता है। अब बात करते हैं क्षेत्राधिकार। कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार, उसमें क्या क्या बातें आती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्षेत्राधिकार आता है वो आता है ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार से अभिप्राय है कि ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा पर उन मामलों को कहाँ पर लेकर जा सकता है, यूएनओ में लेकर के जा सकता है या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लेकर के जा सकता है। तो इसमें सदस्य देश, जो भी यूएनओ के सदस्य देश हैं, ठीक है, वे अपने मुद्दों को या समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं।
कि कोई भी यूएनओ का सदस्य देश वो अपने जो समस्याएं हैं, ठीक है, उन समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। ये तो हुआ ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। अब कोई भी ऐसा देश जो यूएनओ का सदस्य नहीं है वो भी क्या कर सकता है, अपनी समस्याओं को, अपने मुद्दों को कहाँ पर रख सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने रख सकता है, लेकिन सुरक्षा परिषद और महासभा की सहमति होना आवश्यक होता है। तो ऐच्छिक क्षेत्राधिकार। दूसरे में बात कर लें अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अनिवार्य क्षेत्राधिकार अनिवार्य क्षेत्राधिकार में वे सभी बातें आती हैं जो बाध्यकारी होती है, जैसे किसी संधि की व्याख्या की जाती है यूएनओ के माध्यम से, तो फिर उसे मानना अन्य सदस्य देशों पर बाध्यकारी होता है। तो संधि की व्याख्या की जाती है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित तो देखो समय समय पर जो भी संधि समझौते होते हैं उनकी व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से की जाती है, ठीक है, जैसे कोई सम्मेलन हुआ, कोई संधि हुई। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो मामले हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उनसे संबंधित जो मामले हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से सबके सामने रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो वास्तविकता स्थापित हो चुकी है, जो वास्तविकता स्थापित हो चुकी है, ठीक है, कि जो वास्तविकता स्थापित हो चुकी है उसे भी स्पष्ट करने का काम किसका होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का होगा। और इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को अगर कोई भी देश नहीं मानता है तो उसके ऊपर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को भंग करने पर, ठीक है, क्षतिपूर्ति या जुर्माना लगाना, क्षतिपूर्ति या सीमाओं का निर्धारण करना। कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उसके लिए आर्थिक दंड का निर्धारण करना, उसकी सीमाओं का निर्धारण करना, ये कार्य भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। और अंतिम जो इसकी शक्ति है या क्षेत्राधिकार है वो कौन सा है, तो वो है सलाहकारी। क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार में क्या आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या देता है, अपनी सलाह देता है। और ये सलाह किसको दी जाती है, एजेंसियों पर। एजेंसियां जो होती हैं या अभिकरणों को क्या दी जाती है, सलाह। जैसे WHO है, ठीक है, UNDP है, तो ये क्या हुए, अभिकरण हुए, किसके, यूएनओ के। तो यूएनओ से संबद्ध
यूएनओ से संबद्ध जो संस्थाएं हैं, जो अभिकरण हैं, एजेंसियां हैं, उनके लिए सलाह देने का जो कार्य है वो किसके माध्यम से किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन सलाह तभी दी जाएगी जब ऐसी एजेंसियां हैं वो लिखित रूप में दे, पहले लिखित रूप में मांग करे। तो लिखित रूप से मांग करें तभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से उन एजेंसियों को क्या दी जाएगी? सलाह दी जाएगी। अब ये जो सलाह दी गई है वो सलाह किसी भी रूप में कैसी नहीं है? बाध्यकारी नहीं है। चाहे तो वो एजेंसी उस सलाह को माने या नहीं माने। तो एक प्रकार से सलाह है, ये कोई निर्णय नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है। न्यास परिषद के बारे में, न्यास परिषद का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 7 में है। कहने का मतलब कि यूएनओ में मुख्य रूप से 111 अनुच्छेद हैं और उन 111 अनुच्छेदों में से अनुच्छेद 7 में किसका उल्लेख है? न्यास परिषद का उल्लेख है। अब न्यास परिषद की हमें ज़रूरत क्या है? न्यास परिषद क्या कार्य करती है उसकी बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन देशों में स्वायत्त शासन, जिन देशों में स्वायत्त शासन, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? जिन देशों में कैसा शासन? स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हुई है, की शुरुआत नहीं हुई, उन देशों का शासन न्यास परिषद के माध्यम से संचालित होता था। संचालित होता था। साधारण शब्दों में अगर हम समझें तो वे देश जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में आज़ादी तो प्राप्त कर ली, लेकिन उन्हें अपना शासन संचालन करने की उनमें शक्ति नहीं है, या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है जिसके माध्यम से वो अपने शासन को संचालित कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो अगर विनय करें, अनुरोध करें, तो फिर यूएनओ के माध्यम से और यूएनओ में न्यास परिषद के माध्यम से उन देशों का शासन संचालित किया जाता था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब वे देश शासन संचालन करने में परिपक्व हो जाते हैं तो उन देशों को फिर अपना शासन स्वयं संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है, स्वतंत्रता दे दी जाती है। तब तक उनका शासन न्यास परिषद के माध्यम से संचालित किया जाता था या संचालित किया जाता है। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जब यूएनओ की स्थापना हुई थी उस समय, ठीक है, इसमें मूल रूप से 11 देश, मूल रूप से कितने देश? 11 देश। तो मूल रूप से न्यास परिषद के अंतर्गत मूल रूप से 11 देश इसमें आते थे।
11 देशों का शासन संचालित किया जाता था। तो मूल रूप से 11 देश जो थे उनका शासन न्यास परिषद के माध्यम से संचालित किया जाता था। अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये जो देश थे वो अपना शासन स्वयं संचालित करने लग गए। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर 1994, और देश की हम बात करें पलाऊ। तो 31 अक्टूबर 1994 में हम बात करें तो देश का नाम आता है पलाऊ। और वो जो देश था वो क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। और ये अंतिम देश था। कौन सा देश था, अंतिम। तो 11 देशों में से हम बात करें, अंतिम देश कौन सा रहा, पलाऊ देश रहा, जो 1994 में, ठीक है, अपना शासन स्वयं संचालित करने लग गया। और उसके बाद से जो न्यास परिषद है उसका कार्य क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। ये किसी प्रकार से वर्तमान समय में कोई कार्य नहीं कर रही है। तो न्यास परिषद ऐसा यूएनओ का अंग है जो वर्तमान समय में निष्क्रिय हो चुका है। कब से, 1994 से। तो न्यास परिषद के बाद में फिर हम बात करते हैं तो अगला अपना जो अंग आता उसका नाम है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद की हम बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि यूएनओ का जो कार्य है वो सिर्फ विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, युद्ध को रोकना ही नहीं है, उसके अलावा भी यूएनओ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करता है। अब इसमें क्या काम करता है, तो देखो आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में भी यूएनओ का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वे सभी समस्याएं, ठीक है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने में आर्थिक व सामाजिक परिषद का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो वे देश जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनकी सामाजिक संरचना अच्छी नहीं है, समाज का विकास नहीं हुआ है, ठीक है, उन देशों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक व सामाजिक परिषद की। आर्थिक व सामाजिक परिषद में मूल रूप से कितने देश थे, तो मूल रूप से 18 देश थे। आर्थिक और सामाजिक परिषद में मूल रूप से कितने देश थे, तो मूल रूप से 18 देश थे। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 54 हो गई है। तो वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई है, 54 हो गई है। तो आर्थिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाकर देशों में जो लोग हैं उन्हें मूल अधिकार, स्वतंत्रताओं, ठीक है, इसके लिए प्रेरित करने का जो कार्य है वो आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से किया जाता है। समय समय पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है, वो भी आर्थिक और सामाजिक परिषद का ही कार्य है। आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है,
3 वर्ष होता है। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद के बाद में फिर हम बात करते हैं सचिवालय। सचिवालय की बात करें तो ये प्रशासनिक अंग है। यूएनओ का कैसा अंग है? प्रशासनिक अंग। तो यूएनओ से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? सचिवालय में बनाए जाते हैं। अब देखो, तो एक तो इसका काम क्या हो गया? दैनिक जो कार्य किए जाते हैं, दैनिक कार्यों का रिकॉर्ड रखना। सचिवालय में यूएनओ से संबंधित जो भी दैनिक कार्य किए जाते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही सचिवालय में इन कार्यों को अंजाम देने के लिए, इन कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यूएनओ का महासचिव है। कि यूएनओ में महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो कौन होता है? वो यूएनओ का महासचिव होता है, जो यूएनओ में जितने भी लोग हैं उन सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा शक्ति संपन्न होता है। और ये महासचिव ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने में। तो इसका जो प्रशासनिक मुखिया होता है वो कौन होता है? महासचिव। महासचिव कौन होता है? प्रशासनिक मुखिया, प्रशासन को चलाने वाला मुख्य व्यक्ति, प्रशासनिक मुखिया। और ये महासचिव हुआ। अब महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो महासचिव की जो नियुक्ति है वो पहले जो सिस्टम चल रहा था उसी के माध्यम से होती है। सलाह किसकी चाहिए? तो सलाह देगी कौन? सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की क्या होगी? सलाह। और सुरक्षा परिषद की सलाह पर नियुक्ति किसके माध्यम से की जाएगी? महासभा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। और ये नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाएगी? ये नियुक्ति की जाएगी 5 वर्ष के लिए। तो महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सलाह पर कौन करेगी? महासभा करेगी। नियुक्ति की बात हो गई। अब वर्तमान समय में यूएनओ के जो महासचिव हैं वो कौन है? तो वर्तमान में यूएनओ के महासचिव पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। तो वर्तमान में यूएनओ के जो महासचिव हैं उनका क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। पहले जो महासचिव थे वो त्रिगवेली जो नॉर्वे के थे। तो आज हमने पढ़ा कि यूएनओ के अंगों में न्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और सचिवालय, इनके क्या कार्य होते हैं, कौन इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही।